गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। शाम की आपको सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे आप सभी? ठीक हैं, बढ़िया हैं? जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल का जो सेशन हुआ था उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आप क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन थे वो सही थे? बताइए जल्दी से जल्दी कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे, जिससे कि मुझे पता चले कि स्टूडेंट जो हैं वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए। और जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु साथी संगी जो भी आपके हैं साथ में उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका जो हिस्ट्री का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हिस्ट्री से एमसीक्यू क्वेश्चन जानकारी मिले और वो क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें। क्लियर बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की। शुभारंभ करते हैं हम अपने युद्ध का, वार का, जो हम अपने दिमाग से करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? बताइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन सी? हाँ जी दसो, कौन है, कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, डी के सी, डी के सी के डी, डी के सी, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। आप याद कीजिए इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें मैंने भी आपको बताया था कि तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। कब? 1398 में। और उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सल्तनत काल के जो अधिकांश जो अमीर थे और जो सुल्तान थे वो कौन सी कास्ट के थे, किस वर्ग के थे, कौन सी श्रेणी के थे? क्या वो तुर्की थे, क्या वो मंगोल थे, क्या वो तातार थे, क्या वो अरबी थे? हाँ जी बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या वो तुर्की थे? क्या वो तुर्की थे? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है। वो क्या थे? तुर्की थे। क्या थे? तुर्की थे। जितने भी शासक थे वो सारे क्या थे? तुर्क वंश के थे या तुर्की थे। क्लियर बात समझ? जितने भी अमीर थे, जितने भी व्यक्ति थे वो सारे क्या थे? तुर्क थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? आप सभी को पता है कि जो खिलजी थे वो भी क्या थे? तुर्क थे। तुगलक भी क्या थे? तुर्क थे। सैयद और लोदी, सैयद क्या थे? ये भी तुर्क, एक तरह से तुर्क कह सकते हैं। लेकिन जो लोदी जो था, बहलोल लोदी था, वो क्या था? अफगान मूल का था। आप सभी को इससे क्लियर कर दूं बात, पहला जो अफगान वंश था, पहला जो अफगान वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और जो दूसरा अफगान वंश था, जो दूसरा अफगान वंश था, अफगान मूल था, उसकी स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। किसने की थी? शेरशाह सूरी भी क्या थे? अफगानी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी को पहला तो पता है लेकिन दूसरा नहीं पता। तो पहला अफगानी कौन था? बहलोल था। और दूसरा अफगानी कौन था? शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी था। क्लियर बात समझ में आए? तो कौन अफगान मूल के थे? लोदी थे। कौन थे? लोदी थे। जिसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में दीवान कोही विभाग, दीवान कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? हाँ जी, किससे रिलेटेड है? बताइए स्टूडेंट ऑनलाइन, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है आज तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही जाने वाले हैं। हाँ जी, क्या कौन किससे रिलेटेड था? हाँ जी, किससे रिलेटेड? दीवान कोही। तो याद कीजिए, आप लोगों को बताया था कि विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवान कोही कहते हैं, जो क्या था? एक खेतीबाड़ी विभाग था, एग्रीकल्चर विभाग था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? भाई बताओ भाई, नहरों का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है। एक व्यक्ति है जिसने दीवान खैरात भी बनाया है, एक व्यक्ति है जिसने दारुल सफा भी बनाया है, एक व्यक्ति है जिसने दीवान रोजगार भी बनाया है, एक व्यक्ति है जिसने नहरों का निर्माण भी करवाया है, एक व्यक्ति है जिसने शहर भी बनवाए हैं, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, ये सारे शहर
बनवाए हैं, नहरें बनवाई हैं, सतलुज से घग्गर, घग्गर से यमुना, यमुना से फिरोजाबाद, नहरें बनवाई हैं। तो कौन सा व्यक्ति था? बाग बगीचे बनवाए थे, तो वो कौन था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने सबसे पहले क्या की थी? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? नहरों का सपना देखने वाला, ये सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और सबसे ज्यादा किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट दा की मकसद सी दसो। रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? आप सभी को पता है, क्लास में बहुत बार करवाया था कि आप सभी ने देखा अंग्रेजों ने क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी आप लोगों को लगता है कि वो संदिग्ध है, सही नहीं है, तो आप उसको उठाकर क्या कर सकते हो? जेल में डाल सकते हो। और ना तो वो व्यक्ति वकील कर सकता है, न ही दलील दे सकता है, और न ही कोई अपील कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? ना अपील कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना वकील दे सकता है। तो वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी क्या कर सकता है? बना सकता है। उसे क्या कर सकता है? जेल में डाल सकता है। क्लियर? बात समझ में आई? मतलब कि एक एक्ट आया था जिसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या था? ये देखना था कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है वो सही नहीं है, तो उसको उठाकर क्या कर दो? जेल में डाल दो। क्योंकि उस टाइम पे भारत में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अंग्रेजों को ये शक था कि कोई भी व्यक्ति खड़ा तो उसको उठाकर जेल में डाल दो। और वो व्यक्ति ना तो अपील कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना वकील कर सकता है। गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा था। गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा था। और इसी कानून की वजह से क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, रॉलेट एक्ट के दौरान, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था सत्यपाल और एक था सैफुद्दीन। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जलियांवाला में इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, इनको छुड़वाने के लिए एक सभा रखी गई थी। और उस सभा के अंदर जो पंजाब का जो अधिकारी था माइकल और डायर, उसने ये आदेश दिया था आर डायर को, जाके वहां पर क्या कर दो? गोलियां बरसाना शुरू कर दो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा कि बिना किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है, कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है? बंदी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का प्रोग्राम क्या था? क्या प्रोग्राम था? क्या कहा था गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने देशवासियों से क्या डिमांड की थी? एक तो यही कि जो सरकारी अदालतें हैं, जो इंग्लिश में सारा कुछ करती हैं, उनका क्या कर दो? बहिष्कार कर दो। क्या कर दो? बायकॉट कर दो। तो ये तो बिल्कुल सही है। विदेशी जो माल है, मतलब कि जो विदेशों से बनी चीजें हैं, उनका भी क्या कर दो? बायकॉट कर दो। ये भी सही है। दूसरा, जितने भी जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो अंग्रेजी सरकार के अंदर हैं, वो अपने पोस्टों से क्या दे दो? इस्तीफा दे दो, त्याग पत्र दे दो। ये तीनों ही क्या है? सही हैं। कि आप क्या करो? सरकारी जो अदालतें हैं जहां पर इंग्लिश में सारा कुछ होता है, वहां पे उनका क्या करो? बायकॉट करो। विदेशी जो माल है उनका भी बायकॉट करो। और तीसरा, जो भी अंग्रेजी सरकार के अंदर जो पोस्ट में है, अच्छी मतलब कि जॉब है, चाहे वो जॉब में हो, जैसे मर्जी हो, वो क्या कर दो? उससे क्या कर दो? त्याग पत्र दे दो, इस्तीफा दे दो। तो ये सारे ही जो कार्यक्रम है वो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डिसाइड किए थे। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? भाई बताओ भाई, कितने सदस्य भारतीय थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे? कितने सदस्य भारतीय थे? हाँ जी स्टूडेंट बताइए। मुझे लगता है ना कि 2 सदस्य भारतीय थे। साइमन कमीशन के जो मेंबर थे, उसमें 7 में से मुझे लगता है 2 मेंबर जो थे वो भारतीय थे। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या वाकई 7 में से 2 मेंबर भारतीय थे? अरे भाई नहीं, बिल्कुल सही। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तभी तो साइमन कमीशन का हमने विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। तभी तो साइमन कमीशन को हम व्हाइट कमीशन कहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है अंग्रेजों को, बरतानियों को हम क्या कहते हैं? गोरे लोग कहते हैं। तो व्हाइट कमीशन किसे कहते हैं? हम साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से तो हमने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा
राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बहुत इससे पहले जो सेशन था उसके अंदर मैंने ये पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, पूछा था। अब आज क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई, बताइए। मैंने उस सेशन में भी आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, किसकी समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना। कब? 1828 में। कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, जिसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। पुनर्जागरण का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्लियर? बात समझ में? तो राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। कहां पे की थी? कलकत्ता में की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। क्लियर? बिल्कुल सही, ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन विच ब्रिटिश भाषा द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कदों किया गया सी? हाँ जी, बताइए कितने राउंड टेबल हुए थे? सबसे पहले तो मुझे बताइए कितने राउंड टेबल हुए थे? राउंड टेबल कितने हुए थे? 1930, 1931 और 1932। 3 हुए थे। 3 हुए थे। पूछा क्या गया है? फर्स्ट पूछी गई है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, तो वो कौन सी थी? 1931 वाली राउंड टेबल थी, क्योंकि इससे पहले एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच में। तो इरविन ने गांधी जी से कहा था कि आपको सेकंड राउंड टेबल में जाना पड़ेगा, ये हमारी शर्त है। तो गांधी जी क्या गए थे? सितंबर 1931 में कहां पे गए थे? सेकंड राउंड टेबल में गए थे। एक जहाज से गए थे। उस जहाज का नाम क्या था? SS राजपुताना। ध्यान रखना, SS राजपुताना और S से क्या है? सितंबर। क्लियर? बात समझ में आई? इसमें गांधी जी के साथ कौन गया था? महादेव देसाई गए थे। कौन गए थे? महादेव देसाई गए थे। क्लियर? बात समझ में? इसी टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो विपक्ष का नेता था चर्चिल, उसने गांधी जी को धोती में देखा था और कहा था कि हाफ नेक्ड बेगर, आधा नंगा फकीर। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1930 में। तो 12 नवंबर 1930 में क्या हुई थी? फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। तो उस टाइम पे जो नेता थे उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि बिना राम के क्या हो रही है? रामायण हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, उनके सपने को साकार कर रहा है आपका अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और क्या बनिए? लेक्चरर बनिए, प्रोफेसर बनिए। ये रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी जो पेमेंट है जो है 10,000 रुपये जो है वो इसका फीस रहेगी। और आप इसमें मेरा कूपन कोड AC512 भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। सबसे पहले तो मुझे बताइए आप लोगों के क्वेश्चंस कितने जो हैं वो सही हैं, कितने आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आप लोगों के सही हैं। जल्दी से मुझे वैसे उम्मीद है कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों को आते थे और आप लोगों ने 10 में से 10 आप लोगों के नंबर आए हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के। और अगर अब तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर लिया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। क्लियर? बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। हम कल दोबारा इसी टाइम पे 7 बजे मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू आपने किया हुआ, अपने संकल्प को पूरा करने में अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।